अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज का पहला मामला जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात। 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं और इनकी अहमियत इसलिए है क्योंकि इनके साथ मुस्तक़बिल जुड़ा हुआ है मौजूदा हुकूमत पंजाब का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूरी इसलिए है कि इस इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा कि PTI जो कहती है कि अवाम उनके बयानिए पर यकीन कर रही है, उनकी बात मान रही है, वो जो जलसे कर रहे हैं, जितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। तो ये एक टेस्ट भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी और उनके बयानिए का। साथ ही साथ अगर हम देखें दूसरी तरफ तो जो इस वक्त हुकूमत के लोग हैं, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा, वो भी जलसे कर रही हैं और उनके भी पावर शोज़ जो हैं वो बड़े हैं। आज झंग में वो मौजूद थी, झंग में काफ़ी लोग मौजूद थे, बड़ी तादाद मौजूद थी कारकुनों की उनके जलसे में। अहमियत इसलिए होती है कि इसको पावर शो कहा जाता है कि एक लीडर के साथ कितनी बड़ी तादाद में लोग खड़े होंगे अगर वो बाहर निकलते हैं। तो इमरान खान एक तरफ खुद इस कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा, और अब चौथे वज़ीर जो हैं उनकी जानिब से भी इस्तीफ़ा दे दिया गया और कहा जा रहा है कि वो इस ज़िमनी इंतखाब की जो इलेक्शन मुहिम है उसके अंदर हिस्सा लेंगे। तो कितना कड़ा होगा ये मुकाबला ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब जब खिताब करते हैं, एक तरफ वो कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं कि वो ये इलेक्शन ज़रूर जीतेंगे, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। आज उन्होंने एक मरतबा फिर से बात की। पहले वो एक शख्स की बात करते थे, अब उन्होंने मिस्टर एक्स की बात कर दी है। अब ये मिस्टर एक्स कौन है जो इन लोगों को जितवाना चाहता है, जिनके बारे में इमरान खान कहते हैं कि वो यहाँ पर आकर बैठ गए, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा ये कि कराची डूब गया है चंद दिन की मूसलाधार बारिश से। उसके बाद जो सिंध हुकूमत है उसकी कारकर्दगी पर एक मरतबा फिर से सवालिया निशान लग गया है। ये मनाजिर नए नहीं हैं, हर साल ही इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं और हर मरतबा यही बातें होती हैं। लेकिन जो एक्शन रीप्ले है हर साल वो हमें नज़र आता है, इन चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट भी होता है। लेकिन जैसे ही बारिशें और मानसून का सीज़न ख़त्म होता है तो दोबारा से दूसरे मामला आ जाते हैं बात करने के लिए। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है गुज़श्ता तकरीबन 15 सालों से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही सवाल किया जाएगा कि आपने इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या किया। दूसरा आज का हमारा टॉपिक ये है। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम अहमद जवाद साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ आज एनालिस्ट मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए, और तमाम देखने वालों को ईद भी मुबारक, हमारे जो गेस्ट हैं उनको भी ईद मुबारक। नकवी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सर, सबसे पहले तो ज़िमनी इंतखाबात बड़े ही करीब आ गए हैं। इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट भी नज़र आते हैं, ख़िताब के दौरान वो अब मुखालिफिन को ललकारते भी हैं अपने अंदाज़ के अंदर। लेकिन सर दूसरी तरफ वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगाते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन जानिबदार है और PTI के जो उम्मीदवार हैं उनको हरा दिया जाता है, तो क्या PTI इन इंतखाबात को या नताइज को मानेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बात यह है बहन कि PTI की जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह है। हमने तो इस दुनिया के ज़मीन पे जितने भी खुदा थे जो लोग समझते हैं उन सबको ललकार दिया, और हमें तो अपने रब पे यकीन है कि वो हमारी तौहीद को सलामत रखेगा। और हमने जो जंग अब आगाज़ की हुई है इस वक्त, उसका नतीजा क्या है? एक तरफ अवाम है और हमें नज़र भी आता है अवाम किस तरफ है, और ये अवाम को फैसला करना है कि इस मुल्क का जो इस किस्म से निज़ाम चल रहा है, जहाँ अमीर और गरीब का इंसाफ एक जैसा नहीं है, जहाँ इंसाफ ही मिलना मुश्किल है, जहाँ ताकतवर जो है वो सब कुछ करके गुजर जाता है और उसको पूछने वाला कोई नहीं, चाहे उसका नाम उज़ैर बलोच हो, चाहे उसका नाम नवाज शरीफ हो। वो कत्ल भी करेंगे तो बच जाएंगे पाकिस्तान में रहते में, और वो प्लेटलेट्स की फॉल्स काउंट दिखा के भी बाहर निकल जाएंगे और वक्त का इंतज़ार करेंगे, और जब वक्त का धारा थोड़ा सा भी तब्दील होगा तो वो अपने लिए तमाम मराहत हासिल करते हुए वापस इस मुल्क में आ जाएंगे। और भी माजी में अगर आपको देखना है, वही आसिफ अली जरदारी कहते हैं सरे महल मेरा है नहीं,
जब एनआरओ मिल जाता है, एनआरओ 1 की तरफ बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद वो जाके सरे महल को क्लेम भी कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख में एहतसाब के साथ मजाक हुआ है। और नैब जो है वो एक इदारा था, जैसा भी था, अब तो उसके साथ जो कुछ इन्होंने किया है उसके बाद बेहतर ये है कि वो इदारा बंद कर दिया जाए। और जब आपके हुक्मरान ये कहें कि करप्शन जायज़ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ये हो कि इस मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट वो करप्शन है, तो ये चीज़ें जो हैं वो किसी दे आर गोइंग टू कम टू अ हेड। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इंतखाबात जल्द नहीं कराए गए और यही सिलसिला चलता रहा तो सूनर और लेटर मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी अवाम जो है, एक दफ़ा तो रोक दिया 25 मई को, लेकिन अगली दफ़ा जो होगा उसमें 25 मई में लोग पहुंच जाएंगे जिस तरह श्रीलंका में पहुंचे थे। इसलिए कि हर चीज़ की एक हद होती है। जो लोग महंगाई के खिलाफ मार्च करते हुए आए थे और 12 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी, उसके ऊपर उन्होंने महंगाई मार्च किया थी और उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हक इस्तेमाल किया था, ये कहते हुए कि मुल्क जो है महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही हुक्मरान 2 हफ्ते के अंदर 100 रुपए पेट्रोल का और डीजल पे इजाफा कर देते। सही। और बड़े उससे कहते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये माजी की हुकूमत ने किया। कमाल नहीं। लेकिन सर नकवी साहब ये जो पंजाब का मामला है, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात कर रहे हैं इमरान खान साहब और कह रहे हैं कि वो जानिबदार है, लेकिन इलेक्शन कराना इस इदारे ने ही है और पीटीआई भी इसके अंदर हिस्सा ले रही है और डेफिनेटली उस सिस्टम के अंदर रहते हुए इलेक्शन जो है होगा। तो सर सवाल मेरा ये है कि क्या पीटीआई मानेगी, खुले दिल से तस्लीम करेगी नताइज को? देखिए, सिर्फ हम नहीं होते, इसमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी होते हैं, खुद अवाम भी देख रही होती है, खुद वोट काउंट भी बता रहा होता है कि क्या होता है। बात यह है, पहली चीज अभी सबसे बड़ा सबूत वोटर लिस्ट। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट हो जाता? वोटर लिस्ट के अंदर इजाफा और कमी सिर्फ इस तरीके हो सकती है, जो लोग 2018 के बाद से 2022 तक 18 साल की उम्र के हो गए वो ऐड हो गए, जो लोग इंतकाल कर गए वो रिमूव हो गए। ये रिकॉर्ड किधर से? ये नादरा से भी आता है और घराना नंबर के लिहाज से भी आता है, ठीक है जी। उसके अलावा वो लोग जिन्होंने नकले मकानी कहीं और से करके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गए और दरखास्त दी इन राइटिंग कि मेरा वोट शिफ्ट किया जाए, उस बगैर दरखास्त के शिफ्ट नहीं हो सकता। और इसी तरीके से जो लोग जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे उसको छोड़ के कहीं और चले गए, उसके लिए भी दरखास्त देनी पड़ती। ये सारी दरखास्तें जितनी उनको इन अरसे में मिली है उसका छाप दे और रिकंसाइल कर दें 2018 से लेके इस वक्त के 2022 की वोटर लिस्ट को। इससे कि हमारे पास जो डाटा है वो ये दिखा रहा है कि बेतहाशा लोगों को, हजारों की तादाद में लोगों को इस लिस्ट से निकाल के कहीं और फेंक दिया गया। एक एक घराने के लोगों के अंदर उस घराने में भी लोग और ऐड कर दिए गए, जो कि मुमकिन नहीं होना चाहिए। दूसरे ये कि जो थे उनका वोट 2 मुख्तलिफ जगह पे नहीं डल सकता, 2 मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये सारी चीजें जो है वो किसकी जिम्मेदारी है? फिर आप देखिए क्या हुआ था 240 के अंदर, क्यों लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सके? क्या हुआ सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में? उसके बाद खुद उनके जो एलाइज हैं MQM, JUI फजल रहमान, जब वो इल्जाम लगाती है हुक्मरान पार्टी पे, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या किरदार अदा किया? कितने इलेक्शन कैंसिल किए, कितने को डस्का बना दिया? नहीं, उस पे तो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा था कि 99% पुरअमन रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो ये कहा गया था। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ, बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। अहमद जवाद साहब, मरियम नवाज साहिबा जो हैं मुख्तलिफ हलकों में जा रही हैं और बड़े शोज़ भी कर रही हैं। चीचा वतनी में भी उन्होंने बड़ा शो किया, आज भी काफ़ी लोग मौजूद थे और दावा उनका भी यही है कि हमने जो है जीत जाना है और जो आवाम है पंजाब की वो खड़ी है मुस्लिम लीग नून के साथ। सर कितना कॉन्फिडेंस है वाकई में मुस्लिम लीग नून को इन ज़िमनी इंतखाबात में जीतने का? देखिए आयशा, 3-4 टॉपिक्स हैं जो अभी तक की गुफ्तगू में डिस्कस हुए हैं, मैं थोड़ी सी उस पर भी रोशनी डाल देता हूँ। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, हम सबको पता है कि इसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की चॉइस थी और बड़ी तारीफें वो किया करते थे, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और उनका ये कहना था कि अब एक इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है इस नई लीडरशिप के तहत। उसके बाद फिर जब वो इलेक्शन हार जाते हैं तो उनको इलेक्शन कमीशन जो है वो बुरा लगता है। अगर स्वात में इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो पार्टी और उनकी तहरीक और उनके पैगाम की कामयाबी करार दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक कंट्रास्ट, एक तज़ाद जो है, ये कोई हम अब से नहीं देख रहे, हमेशा से देख रहे हैं कि अगर तो मैं जीत जाऊं तो फिर ठीक है, सब कुछ, एस्टेब्लिशमेंट भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी ठीक है, इलेक्शन कमीशन भी ठीक है। अगर मैं हार जाऊं या मैं प्राइम मिनिस्टर ना रहूं तो इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल से जानवर बन जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो जानिबदार उस पर लग जाता है इल्ज़ाम, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लग जाता है। यानी हर वो अदारा जो आपके लिए मददगार साबित ना हो या आपकी मर्जी के नताइज ना ला सके, उसके ऊपर ज़ाहिर है कि इल्ज़ामात की बौछार हो जाती है। अब बीच में नैब का भी जिक्र हुआ तो वहाँ पे भी मैं जिक्र करता चलूँ कि नैब वो इदारा है जिसको वाकई मैं भी अब एग्री करता हूँ कि इसको बंद कर देना चाहिए। इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसका चेयरमैन को पिछले 5 साल से 6 साल से और इमरान खान की हुकूमत में उसको एक्सटेंशन भी दी गई कि बस आप ही चलें, आपके अलावा तो पूरे मुल्क में है ही कोई नहीं है जो एहतसाब कर सके। और 3.5-4 साल जो भी एहतसाब का अमल है वो हमने देखा, वो बस एक वीडियो की मार थी। वो चेयरमैन उसको वीडियो जो है वो दिखा के अपने एक मखसूस चैनल के ज़रिए जिस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, वो खातून जो कि इंसाफ के लिए गई थी प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल पे, उसको 1.5 महीना प्राइम मिनिस्टर हाउस में हब्से बेजा में रखा गया। आज वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं। अब आप मुझे बताएं, वाकई ऐसे नैब को तो बंद ही कर देना चाहिए जिसके ऊपर चेयरमैन जो है वो औरतों की मजबूरियों का फायदा उठाता हो, तो उसने क्या एहतसाब करना है, उसने क्या इंसाफ करना है। और वो हमने देख भी लिया। वो जो टीम थी शहजाद अकबर की और चेयरमैन नैब की, उस टीम ने जो जिस किस्म का एहतसाब किया उसमें ना तो बाहर से कोई $1 आया, ना इस मुल्क में जिनके ऊपर इल्जामात थे चोर और डाकू होने के, ना उनके ऊपर कुछ साबित हो सका। तो एहतसाब का ड्रामा तो फेल हो गया। इसलिए इस ड्रामे का जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नैब, उसको बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए। अभी पीटीआई का ये कहना कि जी 25 मई का जो शो था अभी दोबारा हम करेंगे तो श्रीलंका वाली सूरत हाल हो जाएगी, तो ये मैं आपको बता दूं कि 25 मई के बाद जो कुछ भी होगा, पीटीआई जब भी दोबारा कुछ करेगी वो एक रेपिटिशन ही होगी 25 मई की। आप समझ लें कि 25 मई ही अब दोबारा जब भी ये करेंगे, क्योंकि अब अवाम जो है वो भी थक गई है। इमरान खान तो नहीं थके, वो जारी रहेंगे जब तक कि वो लेकिन सर जिस तरह से ट्रीट किया गया था वहां पर लोगों को, या जिस तरह से शेलिंग उनके ऊपर की गई थी, तो उधर से भी रिपीट ही होगा, हुकूमत इंतजामिया की तरफ से भी ऐसा ही बर्ताव होगा? आयशा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि जो आंसू गैस और टीयर गैस जो है पूरी दुनिया में पुलिस के पास इसलिए होती है कि जहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचने का कोई खदशा हो या लोगों को नुकसान पहुँचने का खदशा हो तो लोगों को डिस्पर्स करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल कानून के मुताबिक होता है। और जिस तरह से इन्होंने पिछला धरना किया, जो इनको जगह सुप्रीम कोर्ट
ने इनको इजाज़त दी, वहाँ से ये डी.चौ तक आए और इनका मकसद यही था कि वो जो इन्होंने 2014 में किया था, उसकी कोई रेपिटिशन की जा सके। लेकिन ज़ाहिर है कि वो आंसू गैस के गोले जो हैं, वो जब ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह का पैगाम जो है वो इमरान खान को पहुँचा कि 50 गोले तो सिर्फ़ हमने आपके कंटेनर पे मारने हैं, तो उसके बाद वो सुबह-सुबह जो है खान साहब बगैर किसी को बताए हुए वहाँ से चले गए और ये बाकी लीडरशिप के लिए भी एक सरप्राइज़ था। फिर ज़ाहिर है कि अहमद जवाद साहब, आपको नहीं लगता कि वहाँ पर ख़वातीन, वहाँ पर छोटे बच्चे, उनके ऊपर गैर कानूनी ना सही लेकिन गैर अखलाकी अमल तो इसको कहा जा सकता है ना, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर ट्रीट किया गया उनको, ख़वातीन थी, पूरी पूरी फैमिलीज वहाँ पर मौजूद थी, तो ये ट्रीटमेंट ठीक है? मैं ये कहूँगा कि जब आप एक ऐसे फाशिस्ट लीडर के तहत जलसे जुलूस कर रहे हैं और जिसका आपको पता है कि वहाँ पे क्या होना है, तो मेरा ख्याल है कि एक जिम्मेदार फैमिली के अंदर कभी भी कोई अपनी, कम से कम मैं तो अपनी ख्वातीन को कभी ना भेजूं ऐसी जगह के ऊपर, कम से कम मैं तो अपने बच्चों को कभी ना ऐसी जगह पे भेजूं जहाँ पे एक गैर जिम्मेदार लीडर एक गैर जिम्मेदार क्राउड के साथ वहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहा है, वहाँ पे आग लगा रहा है, पथराव हो रहा है। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है बच्चों का, औरतों का क्या काम? तो बच्चों और औरतों को शील्ड नहीं बनाना चाहिए कि उनकी जस्टिफिकेशन दे के तो आप एक मुल्क को होस्टेज बना लें, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। सर, एक तरफ ये कहा जा रहा था कि बहुत लोग निकले नहीं है, दूसरी तरफ अगर ज्यादा लोग नहीं निकले तो वो थोड़े लोग हॉस्टेज किस तरह से बना सकते हैं। बहरहाल मैं वापस आऊंगी, आमिर जहा साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू कर लूँ। आमिर जहा साहब, सबसे पहले तो सर मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, आज मिस्टर वाई की भी बात की है इमरान खान साहब ने। सर, ये कौन है जिनके बारे में इमरान खान साहब बार बार अपने खिताब में कहते हैं कि पंजाब में ये बिठाया हुआ है और किसी भी तरह से ये जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, इनको जितवाने के लिए, या सर ये बिठाया किसने है और ये कौन है? आयशा, सबसे मुश्किल सवाल जो है आपने मुझसे कर लिया, और ये सवाल नहीं यॉर्कर है। आपको भी अंदाजा है, मुझे भी अंदाजा है। वो कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। तो खैर, वो एक इब्न सफ़ी एक हमारे वो होते थे, बड़े अच्छे जासूसी किताबें लिखने, बड़ा कहते हैं ना मारूफ मुसन्निफ, और उनके ज़माने में उनका किरदार होता था और वो बड़ा मज़े का कैरेक्टर था। जिन पुराने लोग हैं उनको वाकिफ़ होंगे। तो वो जो मिस्टर एक्स हैं, तो मुझे नहीं पता कौन है क्या है, ज़ाहिर के एक्स हैं तो उनकी जो शख्सियत है वो पर्दे राज में है। लेकिन बात जो संजीदा बात है वो ये कि हमारे यहाँ एक पूरी तारीख रही है इंतखाबात को ऑर्केस्ट्रेट करने की, उनको रिग करने की, उनको मैनेज करने की। और जब इमरान खान साहब बतौर कहते हैं ना लीडर, एक हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा के तौर पे, अपोजिशन के रहनुमा के तौर पे इन खदशात के इजहार करते हैं कि जनाब इंतजामिया इस्तेमाल ना हो जाए, इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल ना हो जाए, कोई और इदारा इस्तेमाल ना हो जाए, तो उन खदशात को आप कहते हैं ना एक तरफ नहीं कर सकते। बड़े जेन्युइन खदशात हैं, क्योंकि हमारी तारीख यही रही है। और हमें पता है कि जो 17 जुलाई के इंतखाबात हैं वो बड़े हाई स्टेक हैं। आपने खुद अपने इब्तदाई कलमात में फरमाया कि उस पर पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत ही का मुस्तकबिल नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का भी मुस्तकबिल इन इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। इतने हाई स्टेक इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख में, ज़िमनी इलेक्शंस, ऐसे ज़िमनी इंतखाबात हाई स्टेक कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। बड़ा होता है कि 2-4 सीटों पे हुए, कोई भी जीत जाए उससे हुकूमत वक्त को फर्क नहीं पड़ता। इस मरतबा पंजाब हुकूमत को भी फर्क पड़ेगा और वफाकी हुकूमत को भी फर्क पड़ेगा, अगर फर्ज करें कि नताइज जो हैं वो इमरान खान साहब के हक में आ जाते हैं, अगर कम से कम उनको 14 नशिस्तें या 15 नशिस्तें मिल जाती हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि इंतखाबात के नतीजे में आयशा, जो हम सबके लिए फिक्र की बात है वो ये कि इन इंतखाबात का कोई भी नतीजा निकले, इमरान खान के हक में निकले या इमरान खान साहब की मुखालफत में निकले, उसकी सूरत में पाकिस्तान का जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो जारी और सारी रहेगा। आप ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। इसकी वजह ये, फर्ज करें हम 2 मंजरनामे बनाते हैं कि इमरान खान साहब जीत जाते हैं, फर्ज करें, तो वो पंजाब को जंपिंग बोर्ड बनाकर ज़ाहिर के वफाक में उनका कोशिश होगी कि शहबाज शरीफ का बोरिया बिस्तर लपेट दें, और ज़ाहिर के वफाक के पास फिर वो टांगे नहीं होंगी कि वो खड़ा हो सके। पंजाब अगर हाथ से निकल जाते हैं तो समझें कि बोरिया बिस्तर लिपट गया, और अगर लिपट गया तो जो पूरा कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन और एक पूरा एक नैरेटिव बना था वो खत्म हो जाता है। तो एक तो ये बात हुई। अच्छा, अगर इमरान खान साहब हार जाते हैं, दूसरी सूरत ये है, तो इमरान खान साहब अपने जो चाहने वाले उनको यकीन दिला चुके हैं कि 20 की 20 नशिस्तें उनकी जेब में हैं, जिस तरह से वो कहते हैं कि अवामी उभार उनके साथ है, अवामी लोगों की मकबूलियत उनके साथ है।
तो उसके नतीजे में इलेक्शन को वो नहीं मानेंगे, और जो उनके चाहने वाले वो नहीं मानेंगे। जो उनके चाहने वाले कौन है? उनके चाहने वाले वो रिवायती वोटर नहीं है। एक तो हमारा होता है ना कि कैप्टिव क्राउड होता है, पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है ना। इमरान खान ने अपने लिए एक अलग क्राउड बनाया है। अच्छा, वो क्राउड जो है वो अर्बन एरियाज का क्राउड भी और रूरल एरियाज में भी, लेकिन अर्बन एरियाज का बहुत ज्यादा है, यानी कि शहरी इलाकों का। वो पढ़ा लिखा लोगों का क्राउड है, वो उन लोगों का क्राउड है कि जो डिसेंट करते हैं और जो पुरानी रिवायती सियासत से बड़े दिल बर्दाश्ता हैं, नाराज हैं, और वो समझते हैं कि अगर मतलब है कि सफर मतलब है कि आप 2022 में 1990 की सियासत की तरफ लेके जा रहे हैं तो आप इंसान को बंदर बना रहे हैं। वो जो एक डार्विन की थ्योरी थी ना कि इर्तिका में इंसान बंदर से इंसान वो बनाए, इंसान बनाई, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है हमारा मजहबी नुक्ता नजर तो दूसरा है। तो उसमें लोग कहते हैं जी आप हमें दोबारा पीछे धकेल रहे हैं, तो वो बातें उनको वो हजम नहीं होंगी। मैं कहता हूँ जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान है, प्रोफेशनल पाकिस्तान है, और जो मेहनत कशों का पाकिस्तान है, या वो पाकिस्तान जो इस मुल्क में एक मस्बत तब्दीली चाहता है, वो कहते हैं जी इस मुल्क में मोरूसी सियासत ना हो। अब ये ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ा अच्छा ख्वाब है। अगर आपको जनमन जमहूरियत चाहिए तो यही होना चाहिए। हम लोग जो वो लोग हैं उनका कहना ये होता है कि जनाब जो लोग जिन पे करप्शन के इल्जाम हैं, जब तक वो अपना नाम क्लियर नहीं करा लेते उस वक्त तक उनको पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए। तो ये भी कोई बुरा ख्वाब नहीं है, अच्छी डिमांड है। अच्छा, अगर हमारे यहाँ जो कहते हैं ना वो वाला क्राइम होता है, अच्छा, लेकिन जब व्हाइट कॉलर क्राइम की बात आती है तो और भी मुश्किल होता है प्रूव होना। तो नैब अगर नहीं कर सकी या हमारा प्रोसिक्यूशन कमजोर था, इन्वेस्टिगेशन कमजोर था, उसका मतलब ये है कि आप नैब को बंद कर दें और जिन लोगों पे इल्जाम आते हैं वो इनोसेंट हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान में करप्शन है ही नहीं। तो मेरे ख्याल में कोई भी जो जी होश आदमी इसको तस्लीम नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बदनवानी है, और पाकिस्तान में बदनवानी नीचे से ऊपर नहीं जा रही बल्कि ऊपर से नीचे आती है, ट्रिकल डाउन कर रही है। हेड इज रोटन, ट्रिकल डाउन कर आप जी ट्रिकल डाउन नहीं करी, सैलाब है। जिस तरह पानी का कराची में सैलाब आया, हमारे यहाँ करप्शन का सैलाब है वो, और उसने पाकिस्तान को गर्क कर दिया है। उसने पाकिस्तान के नाम को बट्टा लगा दिया। एक इतने रुथलेस किस्म की हुक्मरान शराफिया है कि जिसको कोई ना कानून की परवाह है, कानून उनके घर की लौंडी है, वो अपनी मर्जी से मतलब है कि उसको जो मर्जी चाहे वो कर दें, अवाम को उनको ख्याल नहीं। जिस तरह से ये सड़कों पे चलते और यही नैरेटिव बनाकर हो जाते हैं कि जनाब इनकी क्या सोच, यही आमिर साहब यही नैरेटिव बनाकर इमरान खान साहब जो हैं वो उनको सपोर्ट मिली है इतने ज्यादा लोगों की, लेकिन इस सपोर्ट को जो पॉपुलैरिटी इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, ये मैं ये कह रहा हूं ठीक इमरान खान से ठीक नैरेटिव है अपनी जगह, नहीं मैं सच कह रही हूं, ठीक नैरेटिव है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो सपोर्ट इमरान खान साहब को मिली है उसको आप जीत में बदलता हुआ देख रहे हैं, या फिर ये कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जलसों में तो हमें लोग नजर आते हैं लेकिन क्या वोट डालने के लिए भी लोग निकलेंगे? और दूसरी तरफ फिर प्री पोल धांधली का भी जिक्र करते हैं, इलेक्शन वाले दिन धांधली का भी जिक्र करते हैं, उससे निपटना कितना बड़ा चैलेंज होगा पीटीआई के लिए? आमिर जैसा आयशा बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये मेरे ख्याल में क्रक्स है। बात ये होती है कि इस मुल्क में जरूरी नहीं होता कि जो अवाम चाहे वैसा हो जाए। हमारी तारीख जो है ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ हमें पता है कि बड़े डेलिकेट तरीके से इलेक्शन मैनिपुलेट होते हैं। वो आगाज तो इलेक्शन से पहले हो गया है। मेरा वोट घर से 2 गली दूर हुआ करता था कराची में, उसको उठा के इन्होंने पता नहीं कहाँ फेंक दिया। यही घर है, मैंने पिंडी में लोगों से बात की, इस्लामाबाद में मैंने बात की। मैं कह रहा हूँ लिस्टों से शुरू हुआ है मामला। लिस्टों में ये हुआ है कि एक ही घराने के लोगों के वोट 2 आदमियों के कहीं पर है, वालिदैन के कहीं पर है, बेटे का कहीं पर है, बेगम का कहीं पर है, उसके शौहर का कहीं पर है। ये हुआ है, हकीकत है हमारे साथ हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आगाज हुआ है। आपने इलेक्शन लिस्ट में मैनिपुलेट कर दिया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को एक बड़ी एंट्रेंच पार्टीज हैं ये। हमने देही सिंध में देखा क्या हुआ। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन जो है नाकाम रहा उस तरह के इलेक्शन कराने में कि जब वो पुरअमन हो और जिसमें इरेगुलरिटी से पाक हो, वो आपको उसमें नजर आ गया। तो वो शिकवा भी बिल्कुल दुरुस्त है। फिर जो मैनिपुलेशन की बात हो रही है, मतलब अगर होने पर आए तो मतलब है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हमें यकीन नहीं। अगर यहाँ पे देखें ना, जब भी आप देखें जो रिवायती सियासतदान है उन्होंने कहा ईवीएम नहीं आएगी। रिवायती सियासतदान कहते हैं नैब बंद हो जानी चाहिए। आप मुझे बताएं नैब इस मुल्क के कितने फीसद लोगों का मसला है? 1% लोगों का मसला भी नहीं है, 0.0001 लोगों का मसला है। लेकिन सबसे पहले कानून साजी इस पे हुई। जैसे ही ये इमरान खान की हुकूमत की छुट्टी हुई, सबसे पहले कानून साजी। नैब मेरा और आपका मसला नहीं है, अवाम का मसला नहीं है। नैब हुक्मरान अशराफिया की भी एक छोटे से तबके का मसला है।
उन्होंने अपने लिए मैनिपुलेट करने के लिए और ऐसे लॉज, ऐसी तब्दीलियां लाए जहां से बरह रास्त इनके केसेस को फायदा होता है। ये मेरे ख्याल में इतना शर्मनाक है। और अहमद जवाद साहब, अहम बात ये है 20वीं सदी के और आवाम भी ये बात करती है कि इमरान खान साहब को जब निकाला गया या जब वो वजीर आजम भी थे और अप्रैल से पहले की बात है, वो ये कहा करते थे कि अगर ये लोग आ गए तो आके सबसे पहले इन्होंने नैब के कवानीन में तरमीम करनी है, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म करना है, ईवीएम को खत्म करना है, और हमने वही चीज होती भी देखी। तो अवाम इसके ऊपर भी सवाल करते हैं। अहमद जवाद साहब, ये मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगी पॉइंट, ये जो आमिर जिया साहब बात कर रहे हैं कि नैब किसका मसला है, 22 करोड़ अवाम का मसला नहीं है, ये चंद सियासतदानों का या जो इस फ्रेटर्निटी के लोग हैं सिर्फ उनका मसला है। तो सर, और इमरान खान साहब भी यही बात करते थे कि ये लोग आए तो इन्होंने सबसे पहले इन कवानीन में तरमीम करनी है, और वही हमने देखा भी। तो सर, ये तो इमरान खान साहब की बात सच साबित नहीं हो जाती है? इमरान खान साहब जो हैं वो नजूमी हैं जी। उनकी बात इसलिए सच साबित हो जाती है क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जिस किस्म के नैब के एहतसाब से अपोजिशन का जो एहतसाब करने की कोशिश की, जिस तरीके से चेयरमैन नैब को एक होस्टेज बना के, ब्लैकमेल करके, एक्सप्लॉइट करके, तो उन्हें पता था कि जब हुकूमत चेंज होगी तो ये हेरा फेरी और ये फ्रॉड जो है एहतसाब का नहीं चल सकेगा। तो ये प्रेडिक्शन में जो है इमरान खान साहब की इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात आपने कही कि उन्होंने कहा था जी कि ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग, देखिए ये बात भी सबको पता है कि ईवीएम पूरी दुनिया में एक, शायद फिलिपीन एक कंट्री है जो ये चला रहा है। अगर ये इतनी बड़ी साइंस है कि इतना जबरदस्त ये सिस्टम है, तो बाकी दुनिया क्यों नहीं इसको कर लेती? इंडिया इसको चला के उसको उन्होंने भी इसको रद्द कर दिया, वहां पे भी ये चीज नहीं हो रही। यानी हमने एक दिन इमरान खान को ख्वाब आया, होता है वहां पर ईवीएम है वहां पर, ये मत कहें। नहीं जी आमिर ज़िया साहब, वहां पे ईवीएम का तजर्बा हुआ और उसके बाद इलेक्शन ईवीएम के जरिए नहीं होते। आप रीचेक कर लीजिएगा। इंडिया में कुछ जगह पे के जरिए नहीं सर, होते। स्कैंडल के बाद कुछ स्टेट्स के अंदर होते हैं और कुछ स्टेट्स में बंद कर दिए गए हैं। वहां पे तजर्बे के तौर पे, पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पे जरूर हुए हैं, लेकिन जनरल इलेक्शंस जो हैं वो ईवीएम के तहत नहीं होते। अब मैं वापस आपको थोड़ा सा वो जो एक्सप्लेन कर दूं कि ये इमरान खान साहब को ये ख्वाब इसलिए आया था कि उनको पता था कि अगर 2018 के इलेक्शन में आरटीएस ने हमारी मदद कर दी थी, तो 2023 के इलेक्शंस के लिए भी तो हमें कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया कहीं इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं तो जाहिर है जो बात इमरान खान साहब कह रहे हैं वो तो फिर आसमान से उतरी हुई होती है ना, कि ईवीएम से इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे। इंटरनेट वोटिंग जो है, आप ये देखें कि जिस मुल्क में एक आरटीएस बंद करके इलेक्शन के रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, उस मुल्क में अगर आप इंटरनेट वोटिंग कर दें और 1 करोड़ वोट अगर आप उस इंटरनेट वोटिंग में डाल दें जो कि एक सॉफ्टवेयर की मार हो, तो आप मुझे बताएं तो किस किस्म के इलेक्शंस होंगे। इसलिए ये दोनों चीजें जो हैं, इनका वाहिद मकसद इमरान खान को अगले 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाना था। उनका ये मंसूबा जाहिर है कि अब फेल हो गया, और उनका एहतसाब का जो था, नैब का जो उनकी ख्वाहिश थी कि एक इस तरह से चेयरमैन को हमने काबू करके तो हमने एहतसाब करना है, वो भी फेल हो गया। ये चीजें तो अब खुद अपने एक लॉजिकल एंड की तरफ चली गई है ना, तो इसमें तो मुझे भी अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए एक बात मुझे आमिर ज़िया साहब की बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा था कि करप्शन जो है ऊपर से नीचे आती है, और ये इमरान खान साहब भी ये कहा करते थे कि ऊपर अगर जब मैं आ जाऊंगा, उनका ये नहीं कहते थे कि कोई ईमानदार आदमी आ जाए, वो कहते थे जब मैं आ जाऊंगा ना तो उसके बाद ये ऊपर से करप्शन जो है ना, ट्रिकल डाउन, ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल आमिर ज़िया साहब ने सही कहा कि करप्शन जो है वो तभी होती है व्हेन हेड इज रॉटन, और उसका सबूत ये है कि इमरान खान साहब की 3.5 साल की हुकूमत में पाकिस्तान का करप्शन का इंडेक्स 122 से 140 पे चला गया। यानी इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिए पाकिस्तान की तारीख में करप्शन के, और उसको एक इंटरनेशनल एजेंसी ने उसको बाकायदा एंडोर्स किया। तो देखें ये चीजें तो अब हमारे सामने हैं, ये स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने हैं, इसमें तो अब कुछ कहने की और जरूरत नहीं है कि इनके दौर में कितनी करप्शन। तो आपको नहीं लगता कि जो नैब के अंदर तरामीम की गई हैं उसके अंदर इस तरह की तरामीम की जाती कि एहतसाब का अमल बेहतर होता, और अगर इमरान खान साहब या उनकी टीम ने करप्शन की है तो वो साबित भी की जा सकती है अदालतों के अंदर जाकर, इस्लाहात तो फिर ये होती ना?
आयशा, मैं तो ये कहूंगा कि 3.5 साल में जिस पॉलिटिकल लीडर को पकड़ा गया और अंदर किया गया, किसी को 8 माह के लिए, किसी को 10 माह के लिए, किसी को 12 माह के लिए, किसी को 1.5 साल के लिए, किसी को 2 साल के लिए, और उसके बाद वो इनोसेंट है और वो बाहर आ जाता है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे एहतसाब या ऐसे नैब को आप क्या चाहती हैं कि उसमें तरमीम नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सर, मैं कह रही हूँ होनी चाहिए, लेकिन ऐसी तरमीम होना कि दोबारा किसी के साथ ये ज्यादती ना हो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी आयशा, ऐसी ही तरमीम हुई हैं जिससे कि नैब चेयरमैन आइंदा किसी की वीडियो बना के उसको एक्सप्लॉइट करके, ब्लैकमेल करके अपोजिशन का एहतसाब ना हो सके। आपको नैब को इसी वजह से रेगुलेट करने की जरूरत पेश आई, और यही वो तरमीम है जो की गई है। सर, सिर्फ नैब में तरमीम, नैब कानून में तरमीम करने से आपको लगता है कि वीडियो वाला कल्चर, ऑडियो वाला कल्चर है वो तब्दील हो जाएगा? इसके बाद मुझे ब्रेक लेनी है। जवाद साहब, इस पे जरा आप कमेंट कर दीजिए। सिर्फ नैब कानून में तरमीम करके ये कल्चर आपको खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का, ऑडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का? देखें, ये वीडियो और ऑडियो जो है ये भी इसी दौर की पैदावार है। इसी दौर में ये वीडियोस और ऑडियोज आई हैं, और चेयरमैन नैब की वीडियो का मैं इसलिए जिक्र करता हूं क्योंकि उसका ताल्लुक इमरान खान का जो एक एहतसाब का और इंसाफ का जो नारा था, एक बुनियादी जो नारा था, जो उन्होंने कौम से वादा किया था कि जब मैं आऊंगा तो $200 अरब लेके आऊंगा, चोरों डाकुओं को अंदर करूंगा। 3.5 साल इस चेयरमैन नैब और उस शहजाद अकबर के तहत क्या रिजल्ट निकला? मेरा बिल्कुल तो सवाल बनता है, बिल्कुल बनता है, और जवाब कोई नहीं है सिवाय कि ये एक इम्तियाजी एहतसाब था, ये टारगेटेड एहतसाब था, इसका और कोई मकसद नहीं था। इसलिए ऐसे अदारे की तरमीम तो कर देनी चाहिए ताकि कल कोई और ना उसकी वजह से जो है इस तरह की इम्तियाजी एहतसाब का निशाना बने। ठीक हो गया। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, और अहमद जवाद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक के बाद हमें नवाब तैमूर तालपुर साहब ज्वाइन करेंगे और कराची में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात कर लेते हैं इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है। चंद रोज़ की मूसलाधार बारिश और उसके बाद लगता है ऐसा है कि कराची डूब गया। वहाँ पर अब कश्तियाँ चल रही हैं लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने के लिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर आप क्योंकि कराची से हैं, आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं कराची की सूरत हाल का? और क्योंकि हर साल ही इसके ऊपर बात होती है, हर साल ही इस तरह की सूरत हाल होती है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा कराची में बारिश हो जाए, और ईद भी थी, ईद उल अज़हा, तो उसके बाद आलाइशें भी हमने देखी हैं बहती हुई, वीडियोज़ और टीवी के ऊपर जिस तरह से रिपोर्ट होता रहा। सर किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? अगर आयशा इजाज़त दे जी जी, तो पहले हिस्से वाले सेगमेंट पे एक कमेंट दे दूं। जी ज़रूर सर। अहमद जवाद की जितनी भी बातें हैं, नाज़रीन ये समझ लें ये भी एक लोटा थे, और जब इनको एक ओहदे से हटा दिया गया उस वक्त ये पार्टी आ गए, और 2014 से लेके 2019 तक के अपने उस दौर में बहुत सारे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। जो लोग 2014 में उनको सारी खराबियों का इल्म हो गया था, उसके बावजूद वो पीटीआई में रहे तो बड़े बेज़मीर लोग थे। अब आगे आते हैं आपकी इस वक्त पे। देखिए, कराची के मसाइल कब से शुरू हुए? कराची के मसाइल शुरू होते हैं जब से कराची का कोई मास्टर प्लान नहीं होता। जब किसी शहर का मास्टर प्लान नहीं होता तो उसकी जो ग्रोथ है वो कंट्रोल नहीं होती, उसकी जो बिल्डिंगें बनती हैं, तजावुज़ात होती हैं, कच्ची आबादियाँ बनती हैं, वो जो हैं शहर की जो प्लानिंग थोड़ी बहुत है उसका भी तितर बितर कर देती हैं। कराची में कोई पॉन्डिंग एरियाज नहीं बनाए गए। तैमूर तालपुर साहब को शायद ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आए क्योंकि ये इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी है। यहाँ कोई कंटूर कंट्रोल नहीं है, यहाँ इंजीनियरिंग प्रॉपर नहीं हो रही, उसकी वजह से सड़कों के स्लोप, ढलवान, और कराची के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर सिस्टम और सीवरेज सिस्टम दो अलग-अलग सिस्टम्स नहीं एग्जिस्ट करते। ये 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं और इन तमाम कमियों के इनको कुल्ली तौर पे इल्म है, लेकिन ये इन्हें अभी तक इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सके।
इनके पास बेतहाशा पैसे लेते हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ जाते हैं उसका हिसाब दे नहीं सकते। वो जमीन पे काम नजर नहीं आता। कराची का एक मंसूबा S3 के नाम से है, जो कि सीवरेज का था, जो सन 2004 में शुरू हुआ और आज हम 2022 में हैं। ये नकाशी आप का मंसूबा था। ये सीवरेज का था, स्टॉर्म वाटर का नहीं था। स्टॉर्म वाटर के लिए कराची के अंदर तकरीबन 53 छोटे और बड़े नाले हैं। पिछली दफा 2020 की बारिशों के बाद वफाक ने 4 बड़े नालों की सफाई का जिम्मा लिया। सिर्फ सफाई का जिम्मा नहीं लिया, उसको ट्रेन करने का भी जिम्मा लिया। ट्रेन करने का मतलब ये है उसकी वो एक महदूद बाउंड्री के अंदर पानी को रखने के लिए उसकी साइड वॉल्स कंक्रीट की बनाई गई और उसकी सफाई कंटिन्यूअस रखने के लिए नालों के दोनों अतराफ जहां जहां मुमकिन था सड़क भी बनाई गई। और इस पूरे मंसूबे को 35 बिलियन रुपए खर्च हुए और ये तकरीबन इस वक्त जो है मोर देन 80% कंप्लीट हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों को फायदा भी हुआ। साइमल्टेनियसली कराची पैकेज के अंदर सिंध हुकूमत ने भी जिम्मा उठाया 48 छोटे नालों का। हाँ जी। उसकी प्रोग्रेस आप तैमूर तालपुर से पूछ लीजिएगा, अगर वो सब साफ हो चुके होते तो मेरे ख्याल से शहर कराची की सूरत हाल ये नहीं होती। ज्वाइन कर लिया हमें तैमूर तालपुर साहब ने। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल के जिम्मेदार वो सब लोग हैं जो हुक्मरान रहे 1984 के बाद से। कराची रोशनियों का शहर, अंधेरों का शहर हो गया। इसमें बहुत बड़ा किरदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ का भी था। उसने रोशनियां बहुत तरीके से इस शहर की मध्यम की, जिसके अंदर जो लड़ाई झगड़ा था, शहर का अमन खराब हुआ, जिसके साथ साथ सारी चीजें खराब हुई। और उससे ज्यादा जिम्मेदार वो हुकूमत है जो सिंध पे हुक्मरान रही सही 1970 से लेके अभी तक, और कराची रोज बरोज उसके हालात खराब होते चले गए और अभी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ठीक है, सवाल कर लेते हैं ना, हमारे साथ मौजूद हैं नकवी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर तालपुर साहब। सर, कराची की इस वक्त सूरत हाल के ऊपर जो है हम पूरा कराची परेशान नज़र आ रहा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि डूब रहा है कराची और हर साल ऐसी सूरत हाल होती है। गुज़िश्ता 15 सालों से पीपल्स पार्टी वहाँ पर बरसर इक़्तिदार है, तो सर पीपल्स पार्टी से सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि उनकी कारकर्दगी क्या रही है 15 सालों के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहली बात तो नकवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी हुकूमत 14 साल से है और इंशाल्लाह 14 साल और भी चलेगी, शायद उससे ज़्यादा चले, क्योंकि अवाम हमारे साथ है और अवाम को पता है कि किसने काम करना है और किसने नहीं किया है। जो उन्होंने ब्लेम किया MQM को दहशत गर्दी के लिए और इन हालात के लिए, तो इक्वली उतना ही जिम्मेदार मेरे ख्याल से उस ज़माने में हमारे होते थे होम मिनिस्टर मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, वो भी थे, जिनको उन्होंने पार्टी में ले लिया। बड़े एक्टिव इनके जो है मेंबर हैं, इनके साथ काम करते हैं, उनकी वाइफ इनकी कैबिनेट में थी। तो ये वो बातें ना करें जो अपनी ऊपर इनके जो धब्बे लगे हुए। अब आते हैं मौसमियात के ऊपर। जो ये रेंज प्रिडिक्टेड थी वो कोई 150 से 200 ml के अंदर थी, जो बहुत बड़ा एक हिसाब किताब होता है। और जो बरसातें हुई कई जिलों में वो 400 मिलीमीटर को क्रॉस कर गई। अब 400 मिलीमीटर को क्रॉस करना इज नॉट रेन, दिस इज अ डिजास्टर। हमारे यहाँ जिस तरह से काम हुआ, जिस तरह से हमें जिम्मेदारियां दी गई, हमें 2 से 3 दिन पहले बरसातों से ये जिम्मेदारियां डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट की। हर किसी वजीर को अलग अलग इजला में इन्होंने CM साहब ने अपना फोकल पर्सन बनाया, तय किया। उसके बाद इन बरसातों से 48 आवर्स पहले हमने सारी ड्रेन्स क्लियर आउट की, हमने सारे नाले खुद खड़े होके और साफ करवाए, कंप्लायंस ली, फिर कंफर्म किया कि वाकई कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कहीं रुकावट तो नहीं है। चले, वो भी अमल हो गया। उसके बाद जब बरसातें हुई और जब ये 400 ml को टच कर गई, तो जारी बात है पानी तो खड़ा होना था। कराची एक कदीम शहर है, कराची कोई आज की बनी हुई
मॉडर्न स्टाइल पे नहीं है कि उसको जो है हम इस तरह से देख के कर लेते। तो लिहाजा जो है अगर हम ग्राउंड पे नहीं थे तो बताएं, अगर हर कोई वजीर ऑन स्टोर्स खड़ा हुआ नहीं था ड्यूरिंग द रेंज तो मुझे बताएं, क्या हर किसी डीसी और एडमिनिस्ट्रेटर्स डीएमसीज क्या सारे मौजूद नहीं थे? और ये आप समझते हैं कि छोटी बात है कि विद इन लेस देन ओवरनाइट आप जब अगले दिन उठे तो हमने आपकी 90% सड़कें साफ कर दी, पानी निकाल दिया। हमने कैसे किया वो हमें पता है। और सर पीटीआई तो चले मुखालिफ जमात है ना तैमूर तालपुर साहब, पीटीआई तो चले मुखालिफ जमात है, लेकिन आपके जो अपने इत्तेहादी हैं वो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब 1 महीना पहले पता चल गया था कि बारिशें होने वाली हैं तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी वसीम अख्तर साहब ने, वो तो यहाँ तक कह दिया है कि पीटीआई से हमने बड़े भारी दिल के साथ जो है ना ख़त्म किया था अपना इत्तेहाद, और अब इसके बारे में ये इत्तेहाद छोड़ने के बारे में भी उन्होंने इंडिया दे दिया है। तो वो तो आपकी तो अपनी इत्तेहादी जमातें भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं इस मामले पर। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी जमात है और रहेगी। इसकी भी मैं आपको गारंटी दे दूं कि कम से कम आने वाले इलेक्शन तक ना एमक्यूएम हमें छोड़ रही है और ना एमक्यूएम को हम छोड़े। मसला ये है कि इलेक्शन अभी इनके सर पे है, लोकल बॉडी की भी है। लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद फिर इनकी जनरल इलेक्शन आने वाली है साल 2 साल के बाद। तो इस टाइम पर एमक्यूएम अगर हमें क्रिटिसाइज ना करे तो वो क्या करे, वो अपने वोटर्स को क्या कहेगी, क्या जवाब देगी? तो मेरे ख्याल से वो एक सियासी उनकी तरीकेकार है जिसपे मैं मजबूरन कमेंट नहीं कर सकता। मेरी लीडरशिप की तरफ से मुझे ज्यादा इस पे कमेंट करने की इजाजत नहीं है, पर जो हकीकत थी मैंने बता दी कि दे हैव टू बाय देयर वोट्स एंड देयर इज नो अदर वे देन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ओवर हियर एंड स्टे विद अस एज वेल। एक ही टाइम पे हमारे साथ भी हैं, हमें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह उनको सखाए, बेहतरी की तरफ लाए। और मैं समझता तो ये मैं आपको गारंटी दे दी है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी अलग नहीं हो रहे, इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे। सही, ठीक है, साथ ही रहेगा। आमिर जाज साहब, सर आप भी सुन रहे हैं तैमूर तालपुर साहब की बात। आप कराची के मसाइल का ऐड कर दूं, माफ कीजिएगा। जी तालपुर साहब करिएगा। मैं बताना आपको बहुत जरूरी होगा कि आज, बल्कि आपको पता भी होगा कि यही सारा व्यू करने के जो पे इल्जाम लग रहे हैं कि पानी नहीं है और कोई कहता है पानी है और कोई कहता है कराची अभी तक डूबा हुआ है, तो उसी चीज को सामने लाने के लिए आज हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने हेलीकॉप्टर पे एरियल व्यू का पूरा टूर कराया है काफी जर्नलिस्ट को, वो भी आपके सामने आ गया। तो वो जो हम कह रहे हैं उसकी हकीकत भी हम आपको पेश करते सही है, ठीक है। आमिर जाज साहब, आप क्या समझते हैं कराची के मसाइल का जिम्मेदार कौन है? शर्जील मेमन साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब को जिम्मेदार ठहराया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम भी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करती है। सर कौन है ये लॉन्ग टर्म मसाइल कराची के, किसने हल करने हैं? कि बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि माशाल्लाह 14-15 बरस हो गए इनके इक़्तिदार को, 14 बरस मुकम्मल हो गए, 15वां चल रहा है। और ये 15 बरस 14 बरस इतने होते हैं आयशा साहिबा कि उसमें आप इस सिर्फ कराची की नहीं सूबे की तकदीर बदल सकते थे अगर आपके पास विजन हो, कमिटमेंट हो, इरादा हो और पॉलिटिकल विल हो। अब आप मुझे बताइए कि कराची में हर मरतबा जब से मैंने मतलब सहाफत का आगाज किया कि कमो बेश यही सूरत हाल होती है। इसी तरह जो है वुज़रा और जो अफसरान होते हैं, जब बारिश होती है वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए निकलते हैं सड़कों के ऊपर, सड़कें साफ कराते हैं, लेकिन बारिश से जो पहले के करने के काम होते हैं वो नहीं होते। अब आई चंडीगढ़ रोड को लें, पाकिस्तान का मतलब है वो समझें कि हमारी वो है, मतलब है ना कि रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की एक तरह से। सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स वहाँ पर हैं, बहुत सारे स्टॉक मार्केट है, बड़े बड़े और कॉर्पोरेट इदारे हैं। क्या मसला है कि भाई आप सिर्फ एक रोड, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि आप उसको इंश्योर कर सकें, उन नेबरहुड्स को कर सकें कि मतलब है कि जिसको आप जो लो लाइंग एरियाज में नहीं है। तो हमें तो लगता है कि कराची में हालात जो हैं वो बद से बदतर हुए हैं, और जो पानी की राह गुजर है उसके ऊपर जो है इंक्रोचमेंट हो गई है। कुछ हुकूमत ने कराई है, कुछ आम आदमी ने खुद कर ली और हुकूमत ने वो होने दी है। मैं समझता हूँ क्योंकि इख्तियारात जो हैं इस वक्त सारे के सारे सूबाई हुकूमत के पास हैं, शहरी हुकूमत तो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो उसके पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं है। तो सारी जिम्मेदारी जाती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। फिर जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो हर उस सियासी जमात के साथ इक़्तिदार में रहे, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो। और उसके बावजूद आप देखें कि वो बैठ कर इतराज़ात करते हैं, लेकिन वो कोई सोल्यूशन की तरफ वो भी नहीं जा पाते, अपने मुतालबात मनवा नहीं पाते। तो जाहिर है कि और वोट कराची से अक्सर उनको मिलता है। 2018 के इलेक्शन को अगर हम निकाल दें तो हमेशा जो है जब से एमक्यूएम बनी वो जीत रही है। तो मैं समझता हूँ असल मसला ये है कि हमारी जो रूलिंग एलीट है सिंध की, उसका इस शहर के साथ कमिटमेंट नहीं है।
वरना कोई बहुत ज्यादा मतलब है कोई बुकरात नहीं चाहिए। सिंपल अर्बन एरियाज के सॉल्यूशंस हैं कि जो आप कर सकते हैं कि जी एक ड्रेन बनना है, सीवरेज का ड्रेन बनना है, स्टॉर्म उसका वाटर का ड्रेनेज आपको बनाना है, सड़कें सही बनानी है। मेरे घर के सामने सड़क बनी है, वो कहते हैं उस सड़क में गड़ा है, बनते ही जो है कि गाड़ी भी धोते हैं तो वहां पानी खड़ा हो जाता है। तो वो ये सब जो है एक्सपर्टीज की कमी है। फर्ज करें कि बारिश 400 बकौलन की हो गई, तो बात यह कि आप उसके नुकसान को कम कर सकते थे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देते। लोगों के घरों में उस तरह पानी नहीं आता। आप देखिए वही चौक, वही गली, वही सड़क हमेशा जो है पानी में डूबती है, जो हमेशा डूबती आई है। और हर मर्तबा इसी तरह के सीएम साहब निकल के बात करते हैं, फिर वो भी आते हैं और बड़े लोग रोना गाना करते हैं, हम भी प्रोग्राम करते हैं 2-4 दिन, उसके बाद भूल जाते हैं। खुद ही पानी कहते हैं गटर में बह गया, पानी में जब जमीन में जज्ब हो गया, निकाल दिया गया। लेकिन हमको जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस करने होते हैं हुकूमत नहीं करती। अब ये कह रहे हैं तैमूर साहब, नौजवान क़यादत है पीपल्स पार्टी की, अगले 14 बरस भी रहना है, तो भाई आप अगले 25 बरस भी रहें, लेकिन ये मसले तो हल करते जाए ना। मतलब है कि हमें कोई इतराज नहीं कि पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, हमें वो पार्टी चाहिए कि जो मसाइल हल करे। आप कराची का मसला हल करेंगे, कराची को एक वाइब्रेंट सिटी बनाएंगे तो यकीन माने फिर को फायदा होगा। कराची को ठीक करेंगे, पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। हम माशी रीढ़ की हड्डी है पूरे मुल्क की, इतना ज्यादा मतलब है 2 करोड़ से बड़ा लोगों का शहर है, मुल्कों की बराबर आबादी है। तो वहां पर मुझे नजर आता है कि जी इंडिफरेंट एटीट्यूड है। ठीक है कि अब निकल के तस्वीरें खिंचवा ली, हेलीकॉप्टर पे घुमा दिया, जाहिर है कि पानी हमेशा तो खड़ा नहीं होता, लेकिन जब बरसात होती है तो भाई पानी लोगों के घरों में दाखिल होता है, उनकी दुकानों में दाखिल होता है, दफ्तर में दाखिल होता है, फैक्ट्रीज बंद होती हैं, लोग जान से जाते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? इसके जिम्मेदार यकीनन हुकूमत है जिसके पास इख्तियारात हैं, और पीपल्स पार्टी तो किसी को ब्लेम कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनके पास तमाम ताकत है, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत है, फाइनेंशियल ताकत है, पॉलिटिकल ताकत है। इन्हें तो बल्दियाती इदारे भी इनके पास कराची के साथ करें, लेकिन ये नहीं करते। ये नहीं करते। दुख इस बात का है, हालांकि बिलावल भुट्टो कराची से ताल्लुक है, जरदारी साहब का कराची से ताल्लुक है, तैमूर तालपुर का माशाल्लाह कराची में घर है, सारे ही कराची आइट्स हैं, फिर कराची की खिदमत नहीं करते। मुझे हैरत है, माशाल्लाह डिफेंस में रहते हैं, आपको पता है डिफेंस की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने बेड़ा गर्क किया हमारा। तो यहाँ पर सबने जो है इस कराची के लिए सब विलन है और हमें हीरो का इंतजार है। जी आयशा, तो हीरो कौन है तैमूर तालपुर साहब? पीपल्स पार्टी क्यों हीरो नहीं बन जाती है अगले इलेक्शन से पहले कराची के लिए और कराची के लोगों के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हीरो है और इंशाल्लाह ताला हीरो रहेगी। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि देयर इज मोर दैट कैन बी डन, बट एट द सेम टाइम ये भी ज्यादती होगी कि आप कहें कि हमने कुछ नहीं किया। हमने बहुत तरक्की की है कराची में, हम बहुत बेहतरी लाए हैं, और यस यू आर राइट, हम इससे ज्यादा काम कर सकते थे, एंड इंशाल्लाह ताला दिस इज आवर, वी हैव 1 more year लेफ्ट, और आप इसमें बहुत बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह। चले, उम्मीद करते हैं कि अगले साल हमें इशू के ऊपर कोई प्रोग्राम ना करना पड़े इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हमारे पास खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।